एवरीवन, आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बीएनएस और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बात करता है क्राइम के बारे में और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बात करता है क्राइम के बारे में और एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में कि अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप एलएलबी का सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। मेनली ये जो मेरी वीडियोस हैं ये ज़्यादा फोकस रहती हैं पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी पे, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगी। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये पूरा आंसर मैंने प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। तो अब क्राइम क्या है, सबसे पहले क्या है क्राइम, व्हाट इज़ अ क्राइम। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अ क्राइम इज़ एन एक्ट, क्राइम क्या है, एक ऐसा एक्ट है और एक ऐसा ओमिशन है जो कि वायलेट करता है हमारे लॉ को और ये पनिशेबल होता है बाय द स्टेट, ठीक है। अब एक होता है एक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ए पर्सन है, इसने क्या कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये एक एक्ट है, ठीक है। लेकिन ओमिशन क्या होता है, ओमिशन होता है कि फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन करने की और वो नहीं कर रहा है, इट मीन्स उसने क्या किया है, इसका मतलब है कि उसने ओमिशन कमिट किया है। तो क्राइम का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्ट और एक ऐसा ओमिशन जो कि वायलेशन है किसी लॉ का। अगर आप किसी लॉ को वायलेट करते हो तो वो एक क्राइम है और वो पर्टिकुलर जो आपने एक्ट और ओमिशन किया है वो पनिशेबल बाय द स्टेट है, तो वो क्राइम है। इट इज़ एसेंशियली अ पब्लिक रॉन्ग। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, पब्लिक रॉन्ग आ जाएगा, हार्मफुल नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल्स। कहते क्राइम का मतलब क्या है, क्राइम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पर्सन को हार्म करना। इसका मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ, ठीक है, जो मर्डर है वो, अब मर्डर किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हुआ तो ये तो नहीं है कि वो जो मर्डर हुआ वो सिर्फ एक ही पर्सन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। पूरी सोसाइटी डर जाएगी, ठीक है, सब लोग उससे बात करना बंद कर देंगे जिसने क्राइम किया है। तो ये जो क्राइम होता है ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ये पूरे होल ऑफ सोसाइटी के लिए होता है, ठीक है। क्राइम आर फॉरबिडन एंड द प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट और अ लीगल सिस्टम्स। कहते हैं ये जो क्राइम है ये फॉरबिडन है। फॉरबिडन का मतलब समझते ना, रोकना, कि क्राइम क्या है, फॉरबिडन है कि आप क्राइम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, जो हमारा लीगल सिस्टम है वो इस चीज़ से क्या करता है, डील करता है। अगर आप कोई भी क्राइम करोगे तो उससे कौन डील करेगा, हमारा कोर्ट डील करेगा, हमारा लीगल सिस्टम डील करता है। अब दो डेफिनेशंस हैं। ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, जब आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन आप लोग लिख के आ जाना। फिर क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है क्राइम की, तो एक है बैंथम की, एक है ब्लैकस्टोन की। तो क्राइम क्या, ऑफेंसेस आर वॉट एवर द लेजिस्लेचर हैज़ बैंड और प्रोहिबिटेड फॉर गुड और बैड रीजन्स। कहते कहते क्राइम का मतलब क्या है कि जो भी लेजिस्लेचर ने जो भी ऑफेंस को घोषित कर दिया कि भाई ये ऑफेंस है और उसे क्या कर दिया गया, उस पर्टिकुलर ऑफेंस को बैन कर दिया गया है। समझ आया, ऑफेंसेस वॉट एवर द ऑफेंसेस, कहते क्या ऑफेंसेस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मर्डर है, रेप है, कल्पेबल होमिसाइड है, जो भी ऑफेंसेस हैं, अब हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारे पार्लियामेंट ने उसे क्या किया है, बैन किया है। चाहे वो अच्छे के लिए हो, चाहे वो बैड रीजंस के कारण हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्राइम माना जाएगा। क्लियर है। अब समझो कि एक बार दोबारा बताती हूँ मैं, देखो क्या लिखा है, लेजिस्लेचर का मतलब तो आप समझ लो पार्लियामेंट, ठीक है, पता है ना पार्लियामेंट। अब ये जो ऑफेंसेस है, कहते हैं वॉट एवर, जो भी ऑफेंसेस हैं लेजिस्लेचर ने उसे क्या किया है, बैन और प्रोहिबिटेड किया है। अच्छे के लिए किया है और फॉर बैड रीजंस, कि उसके बैड रीजंस थे इसलिए उसे किया है। तो ये आपको एग्जैक्ट क्या करनी है, याद करनी है। फिर आगे समझो, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्राइम की, ये क्राइम को ही बताते हैं, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड, कोई भी एक्ट को कमिट किया गया, ओमिट किया गया, वायलेशन हो रहा है पब्लिक लॉ का, ठीक है, तो वो क्या है, क्राइम है। चाहे वो फॉरबिडन हो, चाहे वो कमांडिंग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एक्ट
कमिट किया जा रहा है, ओमिट किया जा रहा है और वायलेशन हो रहा है पब्लिक लॉ का, तो वो क्राइम है। अब थोड़ा ये क्राइम को मैंने क्या किया है, थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। समझो, अ क्राइम कैन बी डिफाइंड एज द कमीशन ऑफ एन एक्ट दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कह रहा है कि जो क्राइम है उसे डिफाइन किया गया है, क्या मतलब है इसका, कमीशन ऑफ एन एक्ट। क्या है क्राइम का मतलब, क्या है, कमीशन ऑफ एन एक्ट, ठीक है, दैट इज अ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक ऐसा एक्ट जो कि आप कमिट करते हो और वो फॉरबिडन है बाय लॉ के द्वारा, या फिर ओमिशन, कि आपकी ऑब्लिगेशन बनती है, ऑब्लिगेशन का मतलब हिंदी में है जिम्मेदारी, कि आपकी ऑब्लिगेशन बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी काम को करने की, और आप वो काम नहीं करते हो तो आपने क्या किया, आपने ओमिशन कमिट किया है। फिर क्राइम इज़ अ कंसीडर एज अ सोशल रॉन्ग। देखो जो क्राइम होता है वो होल ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट में होता है, होल ऑफ वर्ल्ड के अगेंस्ट में, किसी इंडिविजुअल के लिए ये नहीं होता है। देखो, क्राइम इज़ कंसीडर एज अ सोशल रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा कमिट किया गया है तो वो एक सोशल रॉन्ग है, क्योंकि उसने सिर्फ एक पर्सन को हार्म नहीं पहुंचाया है, उसने पूरी सोसाइटी में उस चीज़ का अफेक्ट आया है, जो भी उसने क्राइम किया। क्राइम लॉ डिफाइंस द एक्ट विच इज़ इलीगल एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कहते क्रिमिनल लॉ डिफाइंस द एक्ट। क्रिमिनल लॉ जैसे हमारा क्या है, BNS जो पहले IPC होता था, BNSS जो पहले CRPC होता था, ये हमारे क्रिमिनल लॉ हैं। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर बताया गया है कि ये पर्टिकुलर एक्ट इलीगल है और ये पर्टिकुलर एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। जैसे हमने ऊपर भी डेफिनेशन में पढ़ा, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, कि वायलेशन हो रहा है लॉ का और क्या पनिशेबल बाय स्टेट है। और हमने कहाँ पढ़ा, इसमें लिखा है ना, इसने ये कहा कि जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर ये चीज़ डिफाइन करी गई है कि ये पर्टिकुलर एक्ट, अगर देखो अब ये क्वेश्चन उठ जाता, ठीक है, अगर ये IPC ना बना होता तो अगर कोई मर्डर करता तो उसे कैसी पनिशमेंट देते, समझ आया ना। तो मतलब क्रिमिनल लॉ बनाया गया है, क्रिमिनल लॉ के अंदर बताया गया कि ये चीज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, इसलिए तो हमें पता चला, अदरवाइज तो हमें पता ही ना चलता कि क्या चीज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या नहीं है, ठीक है। फिर है क्राइम थ्रेटन्स हार्म अ पब्लिक वेलफेयर और अ सेफ्टी। कहते हैं कि जो क्राइम है वो क्या करता है, वो हार्म करता है पब्लिक वेलफेयर का और सेफ्टी का। वेन एवर अ क्राइम हैपन्स, कहते हैं जब भी क्राइम होता है इंटेंशनली तो यहाँ पर माना जाएगा, तो मतलब उसके कुछ स्टेजेस होती हैं, क्राइम की कुछ स्टेजेस होती हैं और इसके एसेंशियल्स हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग एसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो स्टेजेस है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एसेंशियल्स क्या हैं क्राइम के, 4 हैं। ह्यूमन बीइंग, कि क्राइम कमिट करने के लिए क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, ठीक है, मतलब कि आपकी इंटेंशन गलत थी। एक्टस रिया का मतलब है गिल्टी एक्ट। फिर है कि आपने जो क्राइम कमिट किया उससे क्या होना चाहिए, जो अनदर पर्सन है उसे इंजरी होनी चाहिए। समझ आई मेरी बात। तो अब इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है, इसी तरह से आपको फ्लो चार्ट बना के आना है। फिर है ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या, कि भाई पहला एसेंशियल एलिमेंट तो यही है क्राइम का कि भाई इंसान हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी का डॉग क्या कर देता, किसी को बाइट कर देता, तो क्या हम डॉग को जेल में डालेंगे, नो। जो इसका ओनर होगा उसे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो क्राइम क्या, तो ह्यूमन बीइंग पहला एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया, हु मस्ट बी अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड शुड बी फिट सब्जेक्ट फॉर द अवॉर्डिंग द अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। कि भाई अगर आप क्राइम कमिट करते हो तो आपको अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलेगा, सिंपल। तो समझो सेक्शन 11 है IPC का, सेक्शन 2 के 26 में बताया गया है BNS के में पर्सन क्या है,
पर्सन एक कंपनी भी है, एक एसोसिएशन भी है, बॉडी ऑफ पर्सन्स है, चाहे वो कॉरपोरेटेड हो चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे वो कॉरपोरेटेड हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर आर्टिफिशियल एंड जुरिडिशियल पर्सन भी क्या है, इंक्लूडेड रहते हैं। तो समझो पर्सन एक तो हम लोग इंसान। अब देखो भाई, कंपनी है, आपने कितने सारे केस देखे होंगे जो कंपनी के खिलाफ लगाए जाते हैं, ये पर्टिकुलर कंपनी, ये कंपनी, तो वो इंसान तो नहीं है, वो एक कंपनी है। तो कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये जब हम कंपनी पर केस फाइल करते हैं तो वो उन सब पर ऑटोमेटिकली माना जाता है, ठीक है। तो पर्सन का मतलब क्या है, अ कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो कॉर्पोरेटेड हो चाहे वो ना हो, और ये रहने देना। और इसके अंदर आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड रहते हैं। अब समझो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कंपनी है, ठीक है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्ट हैं जो कंपनी कभी कमिटी नहीं कर सकती, जैसे कि रेप, बायगैमी, समझ रहे हो, बायगैमी, रेप के जो ऑफेंसेस है वो हम लोग कभी भी कंपनी पर ये चार्जेस नहीं लगा सकते किसने रेप किया है, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन करेगा। कंपनी में कोई पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है लेकिन कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इसमें फ़र्क रहता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मेंस रिया एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, कि क्राइम कमिट करने से पहले आपकी कुछ इंटेंशन थी, वो भी गलत। आपकी क्या थी, कुछ गलत इंटेंशन थी, इविल इंटेंशन थी। इसका मतलब है कि रॉन्गफुल एक्ट आप कमिट करने जा रहे हो और आपको नॉलेज है कि भाई अगर मैं इसके नाइफ से कट लगाऊंगा तो ये मर सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, गिल्टी माइंड। इट इज़ द गिल्टी माइंड रिक्वायर्ड फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कहते हैं ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है, पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने के लिए क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने के लिए आपकी गिल्टी माइंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सेप्शन क्या आएगा, जैसे चाइल्ड का। अब जैसे 7 साल का बच्चा है, अब उसने क्या कर दिया, उसने किसी को जहर दे दिया, तो वो बच्चा 7 साल का है, मतलब उसे किसी ने कहा होगा या कोई भी सर्कमस्टांसिस रहे होंगे, लेकिन उस बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि उसका गिल्टी माइंड नहीं है। समझ आया। और अब दूसरी बात करते हैं अनसाउंड माइंड की। अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होता है, जो कि कैपेबल नहीं है किसी चीज़ को समझने के लिए, तो वो बात बता रहा है। तो बोल रहा है कि गिल्टी माइंड अगर कमीशन हो रहा है ऑफेंस का, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को प्रूफ करना है तो आपको मेंस रिया प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक लीगल मैक्सिम यहाँ पर फॉलो की जाती है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया। इसका मतलब होता है कि द गिल्टी इंटेंशन एंड द गिल्टी एक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। मतलब कि एक गिल्टी इंटेंशन है और एक गिल्टी एक्ट है, वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड का मतलब क्या होता है कि आपकी इंटेंशन गलत है, ठीक है। अब एक्ट का मतलब क्या है कि आपने किसी को मारा, तो वो आपने मारा तो वो एक्ट आपका क्या है, एविल है, गलत एक्ट है। समझ आई मेरी बात। फिर इट कम्स फ्रॉम द मैक्सिम दैट नो पर्सन कैन बी पनिश्ड इन अ प्रोसीडिंग ऑफ अ क्रिमिनल नेचर। कहते मैक्सिम से ये निकल कर आया कि किसी भी पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, जब तक, समझो, किसी भी पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी जब तक उसका माइंड गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा है मेंस रिया। एक इम्पॉर्टेंट केस है आर वर्सेस प्रिंस का केस। तो इसमें क्या था, इसमें एक 16 साल की लड़की थी, ठीक है। ये 16 साल की लड़की को एक लड़का क्या ले गया, भगा कर ले गया घर वालों से छुप के। तो उन्होंने केस लगाया इस लड़के पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अब ये तो गलत है। देखो भाई, उसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, गिल्टी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उस लड़की ने उसे क्या बोला, झूठ बोला। उस लड़की ने उसे बोला कि मैं 18 साल की हूँ, वो इसलिए उसे भगा के ले गया, लेकिन वो 16 साल की थी। अब भाई 16 साल की एज है, अब चाहे वो कंसेंट दे चाहे ना दे, समझ आई मेरी बात।
चाहे वो कंसेंट दे चाहे ना दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उस लड़के को क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये इसमें कहा गया। प्रिंस टुक अवे अ गर्ल बिलो द 16 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ फादर एंड अगेंस्ट द विल ऑफ हर फादर। उसके फादर की इच्छा के खिलाफ वो लड़का उस लड़की को भगा के ले जाता है। प्रिंस ने आर्ग्यू किया कि गर्ल टोल्ड हिम, कि उस लड़की ने उसे बताया था कि वो 18 साल की है, और मुझे भी ऐसे लगा कि वो 18 साल की है, लेकिन वो लड़की 16 साल की थी। एंड उसकी जो इंटेंशन थी वो बोनाफाइड थी, कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। एंड वो जो लड़की है वो देखने में छोटी नहीं लगती थी, वो 18 साल से प्लस की लड़की लगती थी। तो इस केस में इंग्लिश कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ही कैन नॉट बी गिवन अ बेनिफिट ऑफ अ डॉक्ट्राइन ऑफ अ मेंस्ट्रुआ। कहते हैं कि इसे किसी भी तरह का मेंस्ट्रुआ का जो डॉक्ट्राइन है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लड़की 16 साल की थी और उसने अनलॉफुल एक्ट किया था। गलत चीज़ है, किसी को भगा के लेके जाना गलत बात है। अब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो 18 साल की थी नहीं थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वही अगर हम रेप के केसेस भी देखें तो उसमें चाहे लड़की 18 साल से छोटी हो, अगर 18 साल से छोटी है तो भी वो कंसेंट दे चाहे ना दे, वो रेप माना जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे लड़की 16 साल से छोटी थी और उसने अनलॉफुल एक्ट किया है तो वो गिल्टी है। तो उसे क्या दी गई? तो उसे पनिशमेंट दी गई। बहुत सिंपल। ठीक है, फिर है हमारा एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या बोलता? द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज एक्टस रियस। ये क्या है कि आपका क्या है, गिल्टी इंटेंशन के साथ जब आपका गिल्टी इंटेंशन के साथ जब आपका गिल्टी एक्ट आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो क्राइम बन जाता है। तो एक्टस रियस इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ मेंस्ट्रुआ इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब देखो, पहले सोच लेना, अब हम लोग अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सोचते हैं कि हमें कोई अच्छा नहीं है तो भाई हम उसका मर्डर कर दें, हम उसका ये कर दें। हम लोग काफ़ी डेली सोचते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा, कभी किसी के बारे में बुरा, लेकिन जब तक हम कमिट नहीं करेंगे नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे ये एक पर्सन है, अब ये पर्सन रोज़ सोचता है कि मैं अब ये एक पर्सन है, ये पर्सन रोज़ सोचता है कि मैं क्या करूँगा। ये है एक लड़का, ठीक है, मैं इसका क्या करूँगा, रोज़ सोचता है कि मैं इसका मर्डर करूँगा। जब तक सोच रहा है तब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन जब उसने कमिट कर दिया, जब उसने उसका मर्डर कर दिया तो उसे क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। तो यही इसमें कहा गया कि एक्टस रियस जो होता है वो कब आता है? जब आपकी गिल्टी इंटेंशन होती है, गिल्टी माइंड होता है, उसके बाद एक्टस रियस आता है। और ये क्या सोचता है कि मेयरली पोसेसिंग अ गिल्टी माइंड, कि जब आप एक एक्ट कर रहे हो, एक्ट नहीं, जब आप एक गिल्टी एक्ट कर रहे हो तो उसके साथ आपकी कॉमन सेंस है कि उसके साथ आपकी क्या होगी, उसके साथ आपकी गिल्टी इंटेंशन होगी, तभी आप क्या कर पाओगे? कमिट। लेकिन बोलते कि अगर सिर्फ कमिट कर दिया और नो इंटेंशन, कोई गलत इंटेंशन नहीं है, तो वो इनफ नहीं रहता। कि क्राइम अगर होता है, अगर क्राइम आपको प्रूफ करना है तो आपको दोनों चीज़ें साथ में प्रूफ करनी पड़ेंगी। द एक्यूज्ड पर्सन मस्ट ऑल्सो एक्ट ऑन दैट इंटेंशन एंड डू समथिंग in its furtherance. The accused person must also act on that intention to do something in its furtherance. तो बोल रहा है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे क्या करना पड़ेगा? एक्ट करना पड़ेगा उसकी गिल्टी इंटेंशन के साथ। एंड अगर वो अपनी गिल्टी इंटेंशन के साथ आगे फर्दरेंस कोई एक्ट करता है तो वो हमारा क्या माना जाएगा? क्राइम माना जाएगा। पहली बार एक्टस रियस वर्ड किसने प्रोनाउंस किया था? प्रोफेसर केनी ने। फिर है इंजरी। मैंने क्या बोला कि इंजरी होनी चाहिए टू अनदर पर्सन, ठीक है। क्या होनी चाहिए? इंजरी होनी चाहिए दूसरे इंसान को। इंजरी कितने तरह की होती है? लिख लो। इंजरी का मतलब सेक्शन नंबर 2 के 14 क्या डील करता है? इंजरी। इंजरी मीन्स एनी हार्म, मतलब किसी आप क्या कर रहे हो? किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। हार्म टू एनी पर्सन, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रहे हो इलीगल तरीके से, या तो उस पर्सन की माइंड को, बॉडी को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को।
तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी इंजरी माना जाएगा। ठीक है, अब देयर कैन बी अ नो क्राइम, कोई क्राइम नहीं माना जाएगा अगर इंजरी नहीं हुआ। इंजरी की डेफिनेशन हमारे 2K14 में बताई गई है। इंजरी का मतलब है कोई हार्म करना किसी पर्सन को, उसकी माइंड को, बॉडी को, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को। ठीक है, एग्जाम्पल, एक ड्राइविंग विदाउट अ ड्राइविंग लाइसेंस इज़ अ क्राइम। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर हम लोग ड्राइव करते हैं तो वो एक क्राइम है। अब इवन इफ इट मे नॉट हार्म एनीवन, अब वो किसी को हार्म हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्राइम है। ठीक है, लेकिन देखो अब वो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा ही नहीं, मतलब कि वो पकड़ा ही नहीं गया, तो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। समझ आए, उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। तो बोलते कि हार्म होना तो चाहिए, समझ आया, नुकसान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लास्ट में ये पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कंक्लूजन में आप लोग देखिए, अ क्राइम इज़ एन एक्ट और ओमिशन, वही भाई जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा वही आपको कंक्लूजन में लिखना होता है। तो वही है कि भाई क्राइम क्या है, क्राइम एक एक्ट ओमिशन है जो कि वॉयलेशन करता है हमारे लॉ का, जो कि पनिशेबल है बाय द स्टेट के द्वारा। हमने 4 एसेंशियल्स के बारे में पढ़ा। पहला है ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी टू हार्म। दिस एलिमेंट्स वर्क टुगेदर, ये सारे एलिमेंट्स को वर्क करना पड़ेगा टुगेदर अगर आपको एक क्रिमिनल लायबिलिटी को इस्टेब्लिश करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, BNS के नोट्स चाहिए, BSA के नोट्स, तो आप लोग इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैसेज करके आप लोग मेरे से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है नोट्स बाय खुशप्रीत, आप लोग मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉ सब्जेक्ट्स। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।